दोस्तों, इस श्रापित लड़की को तो आप जानते ही होंगे, सादाको, जो जापान के लोगों में दहशत फैलाती हुई आई है सालों से। पर रिसेंटली मैंने उस मूवी को देखा था जिस मूवी से स्टार्टिंग हुई थी इस डिमोनिक श्राप की। मूवी का नाम था रिंगू और ये बहुत क्रीपी और श्रापित और डिमोनिक मूवी है जो आपको डरा कर रख देगी। हम लोग देखेंगे कि सदाको का श्राप आखिर शुरू हुआ कैसे था, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले इस डिमोनिक वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि ऐसा करने से और लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। आप लोग अगर डिमोनिक आर्काइव चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे मैं पर्सनली आप लोगों से बात करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए सीधा चलते हैं रिंगू मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी को देखने। ये कहानी शुरू होती है 5 सितंबर संडे वाले दिन पे, जहाँ पे हम मिलते हैं दो लड़कियों से जिनके नाम है तोमोको और मसामी। मसामी तोमोको को बताती है कहानी के बारे में जिसके अंदर एक लड़का मारा जाता है क्योंकि उसने एक श्रापित वीडियो देख ली थी, और इस कहानी से तोमोको डर जाती है। तोमोको परेशान थी क्योंकि आज से एक हफ्ते पहले तोमोको और उसकी दोस्त योको साथ ही साथ दो लड़कों ने रात के टाइम एक अजीब सी वीडियो को देखा था। वीडियो खत्म होते ही उनके पास आई थी एक कॉल, पर कॉल पर सिर्फ अजीब अजीब आवाजें थी और कुछ नहीं। तोमोको डर रही थी क्योंकि आज रात एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, पर देन तोमोको हंसने लगती है क्योंकि वो बस मसामी को डरा रही थी और उसे इस कहानी पे यकीन नहीं था। तभी फोन बजता है और फोन पे थी तोमोको की मम्मी, जिसे घर आने में आज रात देरी होगी। फोन कटने के बाद मसामी चले जाती है वॉशरूम और जल्दी ही तोमोको के पास रखा हुआ एक टीवी अपने आप चल जाता है। तोमोको डरकर टीवी बंद करती है, वापस किचन में आती है, पर देन टीवी से आने लगती है स्टैटिक की आवाजें और पीछे मुड़ते ही तोमोको को कोई मार डालता है क्योंकि 7 दिन पहले तोमोको ने 3 दोस्तों के साथ सच में श्रापित वीडियो को देखा था। सीन आता है रेइको नाम के एक रिपोर्टर पे, और वो अपनी नई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो श्रापित वीडियो के बारे में है। असल में पूरे जापान में ये खबर फैली हुई थी कि कोई श्रापित वीडियो है जो लोगों को मार सकती है। कहानी के हिसाब से वीडियो कोई देखता है, देन एक फोन आता है, फोन उठाने पे कोई बोलता है कि 7 दिन में इंसान मारा जाएगा, और 7 दिन बाद सच में वो इंसान मारा जाता है। पर ये सारी कहानियां बहुत बिखरी हुई थी और किसी कहानी का कोई सबूत नहीं था। अब आज रिपोर्टिंग के बाद रेई को चेक करती है पुराने न्यूज़पेपर्स को कि कहीं कोई न्यूज उसे ना मिल जाए, और उसे मिल जाती है। एक यंग कपल एक गाड़ी के अंदर मारे गए थे, लड़का लड़की दोनों। उनकी मौत का रीजन कोई नहीं जानता, जिससे रेइको को लगता है कि शायद इस सब के अंदर कुछ सच्चाई है। रेइको अपने कलीग से बोलती है कि तुम जाओ और इस स्कूल को ढूंढो जहां पर ये कपल पढ़ा करते थे, जिसके बाद वो भागती है घर। घर पे हम लोग मिलते हैं रेइको के बेटे योइची से, जो तैयार होकर बैठा हुआ था क्योंकि आज रेइको और योइची जा रहे थे एक फ्यूनरल में नाना नानी के घर, क्योंकि दोस्तों रेइको की बहन की बेटी मिस्टीरियस तरीके से मर चुकी थी, और वो और कोई नहीं तोमोको है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फ्यूनरल के दौरान रेइको को पता चलता है कि कोई नहीं जानता कि तोमोको मरी कैसे, और साथ ही साथ दफन होने से पहले किसी को भी तोमोको का चेहरा नहीं देखने दिया जा रहा था। मतलब उसकी लाश के साथ कुछ गड़बड़ है। वहीं योइची को घर के अंदर दिखाई देती है तोमोको की आत्मा, जिसके पीछे पीछे वो चले जाता है ऊपर के कमरे में। योइची को आकर रेई को रोक देती है और उसे नीचे भेज देती है, पर दोस्तों योइची के पास आत्माओं को देखने वाली शक्ति थी। एनीवे अब रेइको को फोन आता है अपने कलीग का, जो बताता है कि जो कपल मरा था ना गाड़ी में, तो बेसिकली दोनों लड़का लड़की पढ़ते थे उसी स्कूल में जिसमें तोमोको पढ़ती थी। ये सुनकर रेइको चौंक जाती है और अब वो जाकर बात करती है तोमोको की क्लास की लड़कियों से। लड़कियां डरी हुई थी और रेइको के सवाल करने पे हमें पता चलता है कि तोमोको, उसकी दोस्त योको और 2 लड़के इवाता और तादाहिको सब मर चुके हैं एक ही दिन एक ही टाइम पर, क्योंकि उन सब ने एक श्रापित वीडियो को देखा था। इतना ही नहीं, तोमोको की दोस्त मसामी अब पागल हो चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर रेइको की रूह कांप जाती है और वो ढूंढ निकालती है योको और तादाहिको की मौत की वीडियो। दोस्तों उन दोनों का चक्कर चल रहा था और दोनों ही गाड़ी में मरे थे, पर मरने के बाद योको का चेहरा बहुत क्रीपी हो गया था। ये देखकर रेइको और उसका कलीग समझ जाते हैं कि कुछ तो मिस्ट्री है इस केस में। इसके बाद रेइको मिलने जाती है अपनी बहन से, जो अपनी बेटी की मौत के बाद से सदमे में आ गई थी। रेइको अपनी बहन को ज्यादा परेशान नहीं करती और वो जाती है तोमोको के कमरे के अंदर। कमरे के अंदर उसे मिलता है एक दुकान का पर्चा
चाचा, जिसके हिसाब से तोमोको को कुछ फोटोज को लेने जाना था फोटोशॉप से। देन रेइको की बहन आती है और वो बताती है कि उसे अपनी बेटी की लाश कितनी क्रीपी हालत में क्लोजेट के अंदर मिली थी। देन दोपहर को रेइको फोटोशॉप पे जाके तोमोको की पिक्चर्स ले आती है जो तोमोको को लानी थी। फोटोज से हमें पता चलता है कि तोमोको, योको, इवाता और तादाहिको जंगल में एक कैबिन के अंदर रहने के लिए गए थे छुट्टियां मनाने, और फिर अचानक एक रात के बाद उन चारों ने जितनी भी फोटोज खींची थी उन सब में उनके चेहरे बहुत क्रीपी आए थे क्योंकि वो चारों श्रापित हो गए थे। अब अगला दिन था सितंबर 13 मंडे। आज रेइको जाती है उस पहाड़ी पे जहाँ पे तोमोको गई थी अपने दोस्तों के साथ। जल्दी ही रेइको को मिल जाता है वो कैबिन जिसके मालिक से वो बात करती है और पूछती है उन 4 दोस्तों के बारे में। मालिक चेक करने लगता है अपने कंप्यूटर के लॉग्स को और तभी रेइको की नजर पड़ती है एक अजीब वीडियो टेप पे जिसपे कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। मालिक के हिसाब से उसे नहीं पता कि ये टेप वहां पे कैसे आ गई, और ऑब्वियसली अब रेइको जाती है और वो तुरंत उस टेप को एक कमरे के अंदर प्ले करती है। अचानक टीवी पे आ जाती है क्रीपी कुएं की फुटेज। देन एक क्रीपी औरत जो बाल काट रही थी जिसके बगल में थी एक डिमोनिक आत्मा। देन स्क्रीन पे लिखा आता है शब्द इरप्शन, यानी कि विस्फोट, यानी कि किसी चीज का फटना। देन दिखाई देते हैं अजीब लोग और एक आदमी जिसके मुंह पे कपड़ा था, एक आंख जिसके अंदर लिखा हुआ था सदा, और एंड में कुआं, जिसके बाद वीडियो टेप खत्म हो जाती है और रेइको की सांसें फूल जाती है। टेप खत्म होते ही उसे पीछे दिखाई देती है क्रीपी लड़की जो अगले पल गायब हो गई थी, जिसके बाद बजने लगता है फोन। फोन पे रेइको को सुनाई देती है क्रीपी सी आवाज जैसे कोई लोहे को घसीट रहा हो। रेइको देखती है टाइम 7:10 और उसे यकीन हो जाता है कि श्राप सच में है और अब 7 दिन बाद शाम को 7:10 पे वो मारी जाएगी। यह होने के बाद रेइको अगले दिन सितंबर 14 ट्यूसडे को बुलाती है रियूजी को अपने घर पे जो उसका एक्स हस्बैंड है, क्योंकि रियूजी के पास कुछ साइकिक शक्तियां थी। घर में घुसते ही रियूजी को फील होता है कि शायद इस घर के अंदर कोई आत्मा है, पर इस बात पे वो ज्यादा फोकस नहीं करता। हालांकि आप लोग इस बात को याद रखना। रेइको रियूजी को बताती है जो उसके साथ हुआ, पर रियूजी को यकीन नहीं होता। देन रेइको के कहने पे रियूजी रेइको की एक फोटो लेता है और फोटो में रेइको का चेहरा बहुत क्रीपी आया था, जिसे देखकर रियूजी यकीन कर लेता है कि रेइको श्रापित है। इसके बाद रियूजी खुद देखता है उस डिमोनिक वीडियो को और रेइको भाग जाती है बालकनी पे क्योंकि उसे दोबारा उसे नहीं देखना था। पर दोस्तों, रेइको को रियूजी को यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए था क्या? मेरे ख्याल से उसे रोकना था, पर वो नहीं रोकती। वीडियो देखने के बाद रियूजी और रेइको फोन आने का इंतजार करते हैं, पर फोन नहीं आता। रियूजी बोलता है कि शायद ये सब रेइको का वहम है और वो रेइको से इस वीडियो टेप की एक कॉपी मांगता है ताकि वो इसे ध्यान से देख सके। अब नेक्स्ट डे 15 सितंबर वेडनेसडे था। रेइको ऑफिस में जाकर उस श्रापित वीडियो की एक कॉपी बनाती है और नोटिस करती है बालों को जो वीडियो के एंड में कुएं से बाहर निकल रहे थे। सीन जाता है रियूजी पे जो अपना काम कर रहा था लोगों से भरी रोड पे की, तभी लोगों की कदमों की आवाज आना उसे बंद हो जाती है एंड देन एक लड़की चलकर आती है उसके पास। रियूजी समझ जाता है कि वो एक आत्मा है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। और दोस्तों, ये सडल हॉन्टिंग्स मूवी को बहुत ज्यादा क्रीपी बनाते हैं। रियूजी इसके बाद घर पे जाता है जहाँ पे रेइको उसे मिलने आई हुई थी और रेइको रियूजी को देती है उस टेप की कॉपी जिसे रियूजी बैठकर फिर से देखता है। अब टेप को बीच में रोककर वो दोनों देखते हैं उस औरत को जो शीशे में अपने बाल काट रही थी। और दोस्तों, ये जो सीन था ना, ये बहुत अजीब था। रेइको के हिसाब से जिस पोजीशन में कैमरा लगा हुआ है उस पोजीशन में कैमरामैन को शीशे में दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं था, जो कि बहुत क्रीपी बात है सोचा जाए तो। इसके बाद घर में आती है तकानो नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट और रियूजी उसका टीचर था। थोड़ा बात वगैरह करके रियूजी और रेइको चले जाते हैं रेइको के घर क्योंकि वो नहीं चाहते कि तकानो को भी श्राप लग जाए। वो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे कंटिन्यू करते हैं और अब रियूजी नोटिस करता है कि आंख के अंदर सादा शब्द लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, टेप के अंदर एक अजीब सी आवाज भी थी जिसमें कोई बोल रहा था, शैतान समुंदर में है, समुंदर से दूर रहो। दोस्तों, ये जो लाइन थी ना, शैतान समुंदर में है, समुंदर से दूर रहो, ये लाइन रियूजी ऑलरेडी जानता था क्योंकि ये एक पुरानी कहावत है और अब इसी कहावत के बारे में वो थोड़ा रिसर्च करेगा।
अब अगला दिन था 16 सितंबर थर्सडे, जब रेइको को कॉल आता है ryuji का और उसे पता चलता है कि ये कहावत ओरिजिनेट हुई थी ओशिमा आइलैंड नाम की एक जगह पर, जहाँ पे एक ज्वालामुखी है। समझ रहे हो ना आप लोग? वो श्रापित वीडियो में एक जगह लिखा हुआ था इरप्शन शब्द, और वो इसी ज्वालामुखी के फटने की बात कर रहा था। ryuji और रेई को अब लाइब्रेरी जाकर सर्च करते हैं ओशिमा आइलैंड के बारे में, और एक पुराने न्यूज़पेपर में रेइको को एक आर्टिकल मिलता है जिससे उसकी आंखें फट जाती हैं। ये आर्टिकल वही था जो श्रापित वीडियो के अंदर भी था, पर वीडियो के अंदर सारे शब्द मिक्स हो रखे थे, और यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल क्लियर था तो ryuji और रेइको को पता चलता है एक औरत के बारे में जिसने 40 साल पहले ज्वालामुखी फटने की भविष्यवाणी करी थी। ज्वालामुखी दिन सच में फट गया था, और ये पढ़कर अब ryuji और रेई को समझ जाते हैं कि उन्हें इस आइलैंड पे इन्वेस्टिगेशन करने जाना होगा। इसके बाद रेई को अपने बेटे को लेकर चली जाती है नाना नानी के घर पे अगले दिन 17 सितंबर फ्राइडे को। योइची अब नाना नानी के साथ ही रहेगा क्योंकि रेई को कोई श्राप को खत्म करना था। दिन रात को ryuji फोन करता है क्योंकि उसे पता चला था एक बड़ी बात। दोस्तों, श्रापित वीडियो के अंदर शीशे में जो औरत थी ना, उसका नाम है शिजुका यामामुरा, और इसी औरत ने ज्वालामुखी फटने की भविष्यवाणी करी थी। इतना ही नहीं, 40 साल पहले ये औरत उसी ज्वालामुखी के अंदर जाकर कूद गई थी। एनीवे, अब रात को रेइको की आंख खुलती है और योइची बिस्तर पे नहीं था। रेइको की रूह कांपने लगती है क्योंकि इसे श्रापित वीडियो के विजन्स आने लगते हैं, और फिर रेइको देखती है कि उसके बेटे योइची ने वो डिमोनिक श्रापित खौफनाक इविल वीडियो देख ली है। रेइको चिल्ला पड़ती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा। और दोस्तों, पता है योइची क्या बोलता है? वो बोलता है कि तोमोको ने उसे ये वीडियो देखने को बोला। जी हाँ, वही तोमोको जो मूवी की स्टार्टिंग में मारी गई थी, और अब योइची भी श्रापित है। नेक्स्ट डे था 18 सितंबर सैटरडे, और ryuji और रेई को जा रहे थे ओशिमा आइलैंड की तरफ। रेई को ryuji को बताती है रात के बारे में, और ryuji ऑलरेडी जानता था कि तोमोको की आत्मा डिमोनिक हो गई है। आप लोगों को याद होगा कि जब ryuji पहली बार रेइको के घर में घुसा था तो उसे कुछ फील हुआ था, तो असल में उसे जो फील हो रहा था वो तोमोको की आत्मा थी, और वो आत्मा योइची के साथ जुड़ गई थी ताकि योइची भी श्रापित हो जाए। एनीवे, दोनों लोग पहुंचते हैं ओशिमा आइलैंड पे और मिलते हैं वहाँ पे एक रिपोर्टर हयात्सु से। हयात्सु गाड़ी में दोनों को बताता है कि शिजुका यामामुरा का परिवार बहुत अजीब था, और अब शिजुका का सिर्फ एक कजन जिंदा बचा है और वो एक होटल चलाता है इस आइलैंड पे। उसी होटल में आज रात ryuji और रेई को रुकने वाले थे, पर साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें शिजुका यामामुरा के बारे में पता चलती है। असल में जब शिजुका ने भविष्यवाणी करी थी कि ज्वालामुखी फट जाएगा, तो उसके बाद से वो फेमस हो गई थी। इसलिए शिजुका को इकुमा नाम का डॉक्टर अपने साथ टोक्यो ले गया था। इकुमा ने शिजुका के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे क्योंकि इकुमा दुनिया को प्रूव करना चाहता था कि कुछ लोगों के पास साइकिक शक्तियां होती है। हालांकि इकुमा के एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया गया था। उसके बाद इकुमा गायब हो गया था, और शिजुका जब आइलैंड पे वापस आई थी तो उसके पास उसकी एक बेटी भी थी। यहाँ पे ryuji के हिसाब से इकुमा अभी भी जिंदा है, और जो शिजुका की बेटी थी ना, वो शायद इकुमा की भी बेटी थी, मतलब उन दोनों ने साथ में बेटी कर ली थी। एनीवे, दोनों लोग पहुंचते हैं होटल और मिलते हैं शिजुका के कजन की बीवी से, जो उन्हें ऊपर ले जाती है। पर रास्ते में ryuji को कुछ अजीब फील होता है कमरे के अंदर। उस कमरे में मौजूद था वही श्रापित शीशा वीडियो वाला। पता नहीं क्यों, पर मूवी में सबसे ज्यादा क्रीपी सीन मेरे को यही वाला लगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये वीडियो श्रापित वीडियो में था, पर ये शीशा इटसेल्फ श्रापित नहीं है। हालांकि ये जो हौले हौले हॉल्टिंग्स हो रही है, यही इस मूवी को क्रीपी बना देती है। देन दोनों के सामने आता है शिजुका का कजन ताकेशी। तुरंत रेई को ताकेशी से पूछती है शिजुका के बारे में, पर ताकेशी कुछ भी नहीं बताता, और वो ये भी बोल देता है कि शिजुका की कोई बेटी नहीं थी। इस सब के बाद रेई को बहुत दुखी हो जाती है। उसमें सिर्फ एक दिन बचा था, पर ryuji से समझाता है और उसे संभालता है, क्योंकि रेई को श्राप को खत्म करना ही होगा अपने बेटे के लिए। देन कमरे में आती है शिजुका के कजन की बीवी, जो अपने साथ एक फोटो लाई थी। फोटो में थे शिजुका और डॉक्टर इकुमा, जिससे ये साफ था कि इकुमा गायब नहीं हुआ था, वो इसी आइलैंड पे छिपकर रहने लगा था शिजुका के साथ, और इन दोनों की एक बेटी भी थी। नेक्स्ट डे था सितंबर 19 संडे, और आज ryuji ताकेशी को पकड़ लेता है आइलैंड के किनारे पे और बात करने लगता है उस कहावत के बारे में, समुंदर में शैतान है, समुंदर से दूर रहो।
यहाँ पे ताकेशी बताता है कि शिजुका पूरे दिन आकर इसी किनारे पे बैठी रहती थी, जैसे उसने समुंदर के शैतान से दोस्ती कर ली हो। पूरा गांव शिजुका से नफरत करने लगा था, पर अब रियोजी अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो ताकेशी के अतीत को जान जाता है। दोस्तों, असल में ताकेशी शिजुका का ख्याल नहीं रखना चाहता था और इसलिए उसने शिजुका को डॉक्टर इकुमा के हवाले कर दिया था पैसों के बदले। ये सुनते ही ताकेशी भागने लगता है अपनी जान बचाकर, पर रियोजी ताकेशी को दबोच लेता है और पूछता है शिजुका की बेटी के बारे में, जिसके बाद रियोजी को आता है एक विजन में थे शिजुका, ताकेशी और डॉक्टर इकुमा। शिजुका पब्लिक के सामने अपनी साइकिक शक्तियों का डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी। सेम टाइम पे रेई को भी विजन के अंदर आ जाती है श्राप की वजह से। हुआ ये था कि शिजुका अपनी शक्तियों से सही सही बता रही थी कि बंद कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है। हालांकि गांव वाले उस पे यकीन नहीं करते। एक गांव वाला चिल्लाने लगता है, पर तभी वो गांव वाला अचानक क्रीपी तरीके से मारा जाता है। ये देखकर शिजुका चिल्ला पड़ती है, सादाको, तुमने उस आदमी को मार डाला। और फाइनली रियोजी और रेई को समझ जाते हैं कि ये श्राप सादाको का है। सादाको अब भागती है स्टेज के पीछे से और वो आकर हाथ पकड़ लेती है रेई को का, जिससे रियल लाइफ में रेई को गिर जाती है और उसके हाथ पे काले निशान आ जाते हैं। ताकेशी बताता है कि सादाको एक शैतान थी, वो इंसान नहीं शैतान थी, शैतान। ये भी हमें पता चलता है कि शिजुका ने जब ज्वालामुखी के अंदर कूद गई थी तो डॉक्टर इकुमा सादाको को लेकर भाग गया था, पर कोई नहीं जानता कि वो दोनों कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, सादाको बहुत ज्यादा इविल लड़की थी। उसने बस सोचने भर से एक इंसान को मार डाला था और रियोजी के हिसाब से वो श्रापित वीडियो सादाको ने ही बनाई थी। अब उस रात को एक तूफान आ जाता है और रियोजी और रेई को वापस शहर नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें कोई बोट नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे रेई को एक बात याद आती है। दोस्तों, तोमोको और उसके 3 दोस्तों ने जब उस वीडियो को देखा था ना, तो उन्हें एक फोन आया था जिसमें क्रीपी आवाज थी। सेम चीज रेइको के साथ भी हुई थी जब उसने वीडियो देखा था, पर रियोजी को फोन नहीं आया था और इस बात का रीजन रेइको समझ जाती है। असल में तोमोको के फ्रेंड ग्रुप और रेइको ने उस वीडियो को देखा था जंगल के अंदर उस कैबिन में, और इसलिए उन्हें फोन आया था क्योंकि शायद उस कैबिन के अंदर कोई राज छिपा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों की मदद करने आता है ताकेशी, क्योंकि वो भी चाहता था सादाको का श्राप खत्म हो जाए, और ताकेशी अपनी बोट से दोनों लोगों को वापस शहर छोड़ता है। यहाँ पे अब रेइको और रियोजी का मकसद सेम था, सादाको की लाश को ढूंढना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और श्राप खत्म हो जाए। अगला दिन था सितंबर 20 मंडे, और आज रात रेइको मरने वाली थी। रियोजी और रेइको आज फाइनली पहुंच जाते हैं जंगल के कैबिन में। रियोजी के हिसाब से डॉक्टर इकुमा सादाको को लेकर इसी कैबिन के अंदर रहने आया होगा, और जब वो लोग कैबिन को सर्च करते हैं तो उन्हें कैबिन की नींव के नीचे मिलती है खाली जगह, और उस अंधेरी जगह पे मौजूद था वो श्रापित कुआं। तुरंत रियोजी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है कुएं को टच कर कर, जिससे दोनों को आता है एक विजन, और विजन में हम देखते हैं डॉक्टर इकुमा को, जिसने सादाको को मारकर कुएं के अंदर धक्का दे दिया था। जी हाँ, इकुमा ने अपनी बेटी को मार डाला था, जिससे रेइको कांप जाती है। प्रोबेबली इसके बाद इकुमा भाग गया था, पर सादाको आज भी कुएं के अंदर है। अब दोस्तों, सादाको पे जो साइकिक शक्तियां थी ना, उन्हीं शक्तियों से सादाको ने उस श्रापित वीडियो टेप को बनाया था और रख दिया था कैबिन के अंदर, ताकि दुनिया उसकी सच्चाई जान सके। कहने का मतलब किसी कैमरामैन ने उस वीडियो को नहीं बनाया था, और इसलिए ही वीडियो के अंदर कैमरामैन नहीं दिख रहा था। यहाँ पे रियोजी कुएं के अंदर चले जाता है और उसे मिलते हैं सादाको के नखून, क्योंकि मरने से पहले वो लड़की कुएं से निकलने की कोशिश कर रही थी। एनीवे, कुएं में उतरकर रियोजी बाल्टियों से पानी निकालना शुरू करता है। रेइको बाल्टियां ऊपर खींचती है क्योंकि दोस्तों पानी निकलेगा तभी तो लाश मिलेगी, पर सुबह से पूरी शाम हो जाती है और कुएं का पानी खत्म ही नहीं होता। जल्दी ही रेइको मरने वाली थी और इसलिए वो डर कर थक कर बेहोश हो जाती है। रियोजी कुएं से बाहर निकलकर अब रेइको को होश में लाता है, और अब वो रेइको को कुएं के अंदर भेज देता है क्योंकि वो अब बाल्टियां नहीं खींच सकती थी। पर अंदर जाने के बाद रेइको पानी नहीं निकालती, वो ढूंढने लगती है सादाको की लाश को, और जल्दी ही रेइको को मिलते हैं सादाको के बाल, जिससे जुड़ा हुआ था उसका कंकाल। रेइको फील करती है कि कैसे इस छोटी लड़की को उसके पापा ने मार डाला था, और वो उससे माफी मांगने लगती है और उसे गले लगा लेती है। तभी 7 दिन पूरे हो जाते हैं और सादाको
रेइको को नहीं मारती। कहने का मतलब रेइको श्राप से सच में बच गई। फाइनली सब ठीक हो जाता है, श्राप खत्म हो जाता है और पुलिस आकर सादाको की लाश को अपने साथ ले जाती है। रेइको और ryuji भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर रेइको पूछती है कि डॉक्टर इकुमा ने अपनी बेटी को क्यों मार डाला। और दोस्तों, ryuji के हिसाब से सदाको डॉक्टर इकुमा की बेटी नहीं थी। शायद सदाको का पापा कोई इंसान था ही नहीं। अब यहाँ पे मेरी थ्योरी है। याद है आपको कि मूवी में बात हुई थी कि समुद्र में शैतान है, समुद्र से दूर रहो, और शिजुका समुद्र के किनारे पूरे दिन बैठी रहती थी। तो मेरे हिसाब से शिजुका को उसी शैतान से प्यार हो गया था, और कहने का मतलब सादाको समुद्र के शैतान की बेटी थी और इसलिए वो एक दानव थी। एनीवे, श्राप खत्म हुआ और रेइको वापस घर आकर अब सेटल डाउन होती है। अगली सुबह हो जाती है और सब नॉर्मल था, पर अब सीन जाता है ryuji पे जो काम कर रहा था और अचानक टीवी पे चल जाती है श्रापित वीडियो। घर में गूंजने लगती है लोहे घसीटने की आवाज एंड देन कुएं के अंदर से बाहर निकलती है सादाको, जो इविल तरीके से बढ़ती है ryuji की तरफ। देन ryuji का फोन बजता है और फोन पे थी रेइको, पर ryuji बात नहीं कर पाता क्योंकि टीवी से बाहर आ जाती है डेमोनिक, खौफनाक, क्रीपी, इविल, शैतानी सदाको, जो रेंगते हुए बढ़ती है ryuji की तरफ। ryuji की रूह कांप जाती है एंड देन सदाको से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ फोन पे सदाको की आवाज सुन लेती है रेइको और वो भागकर पहुंचती है उसके घर पे, पर ryuji की लाश को ऑलरेडी ले जा चुके थे पुलिस वाले, क्योंकि वो मिल चुकी थी एक स्टूडेंट को। अब रेइको को समझ नहीं आता कि ऐसा उसने क्या किया जिससे श्राप ने रेइको को नहीं मारा पर ryuji को मार डाला। कहने का मतलब रेइको का बेटा अभी भी श्रापित हो सकता है। पूरे दिन रेइको इसी सोच में पड़ी रहती है एंड देन उसे दिखाई देती है ryuji की आत्मा, जो पॉइंट करती है एक बैग की तरफ। बैग में रखी हुई थी श्रापित वीडियो की कॉपी, और फाइनली रेइको समझ जाती है कि उसने वीडियो की कॉपी बनाकर ryuji को दिखाया था और इसलिए श्राप ट्रांसफर हो गया था ryuji पे। कहने का मतलब पूरी मूवी में ओनली ryuji श्रापित था, रेइको श्रापित नहीं थी। और अब अगर रेइको को अपने बेटे को बचाना है तो योइची को भी अब बनानी होगी वीडियो की कॉपी और इसे किसी और को दिखाना होगा। मूवी के एंड में रेइको अब निकल जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, और ये श्राप ऐसे ही फैलता रहेगा जो आप जानते ही हो, क्योंकि इस श्राप के ऊपर दर्जनों मूवी है। पर दोस्तों, ये मूवी ओरिजिनल थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन रिंगू मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तुरंत वीडियो पे अब 1000 लाइक का टारगेट पूरा करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो चैनल के अपडेट्स पाने के लिए, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ जहाँ पे मैं सेपरेटली सबसे बात करता हूँ। मेरे मिस्ट्री चैनल को आप लोग जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बताना तो बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी और मूवी देखनी है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।